वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कवर किया था और मैंने आपको एनपीओ के बारे में बताया था। तो आज हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है और कैसे यहाँ पे सारे आइटम्स को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो आओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, इसका रीजन क्या है और ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है। देखो बच्चे, सिंपल सी बात है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको ये बताता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक एनपीओ के एक्सपेंडिचर कितने हैं और उसी एनपीओ की इनकम कितनी है। बिल्कुल सर। पहली चीज ये, जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेटा बनता है, इसका जो नेचर है, इसका नेचर है नॉमिनल अकाउंट का। क्या नेचर है इसका? नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट करो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, और ये कहता है कि क्रेडिट करो ऑल इनकम एंड गेन्स को। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट कहता है। तो यानी कि कोई भी एक्सपेंडिचर यहां पे डेबिट किया जाता है और इनकम को बेटा क्रेडिट किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है। सेकंड पॉइंट, ये बेटा अक्रूअल बेसिस पे बनता है। किस बेसिस पे बनता है? अक्रूअल बेसिस पे। आप कहोगे कि सर ये अक्रूअल बेसिस क्या है? बेटा अक्रूअल बेसिस का मतलब ये होता है, हम जब 11th क्लास में थे तो हमारा एक चैप्टर था जिसका नाम था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। उस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बच्चों दो बेसिस होते हैं अकाउंटिंग करने के। पहला बेसिस होता है आपका कैश बेसिस और द सेकंड वन इज अक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस हमें यह बताता था कि जब एक्चुअल में हमें कैश रिसीव्ड होगा तो वो हमारी इनकम, और जब हम एक्चुअल में कैश पे करेंगे तब वो हमारा खर्चा कंसिडर किया जाता है। बट बेटा अक्रूअल बेसिस में ऐसा नहीं होता। अक्रूअल बेसिस हमें यह कहता है कि अगर आपने कोई इनकम अर्न कर ली है तो वो आपकी इनकम है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स दैट कि वो आपको मिला है या नहीं मिला। आपने कोई खर्चा कर दिया है और आपने चाहे उसकी पेमेंट करी हो या ना करी हो, आपने एक्सपेंस इनकर्ड कर दिया है, तो इसका मतलब यह हुआ बच्चे कि आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैं इस चीज को एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। ठीक है। एग्जांपल यह है, सपोज करो बच्चे सैलरी, आपके एक फाइनेंशियल ईयर की सैलरी है 1,20,000। ठीक है। आपने इस 1,20,000 में से 1 लाख बेटा पे कर दिए हैं, जिसे हम पेड कहते हैं, और जो आपका 20,000 है, जो आपका 20,000 है, ये बेटा आपका आउटस्टैंडिंग है। और इसे क्या कह सकते हो? इसे आप पेबल भी कह सकते हो कि विच इज ड्यू बट नॉट पेड। तो अगर हम अक्रूवल बेसिस की बात करें तो हमसे सवाल किया जाता है, ये बताओ इस साल का सैलरी नाम का कितना खर्चा है। तो इस साल का सैलरी नाम का आपका 1,20,000 का एक्सपेंस है। कितने का एक्सपेंस है? कोई अगर आपसे कहेगा आप हमें इस फाइनेंशियल ईयर का खर्चा बताओ अक्रूवल बेसिस पे, तो मैं कहूंगा सैलरी नाम का एक्सपेंडिचर है 1,20,000। मुझे ये नहीं देखना कि मैंने कितना पे कर दिया, कितना मैंने पे नहीं करा, मुझे ये देखना है इस साल से रिलेट कितना करता है। ठीक है। लेकिन अगर मैं कैश बेसिस की बात करूं तो कैश बेसिस हमें ये कहता है कि जो आपने 1 लाख इस फाइनेंशियल ईयर में पे किया है, ये 1 लाख ही आपका खर्चा है, क्योंकि जितना आपने पे किया उतना आपका एक्सपेंस। और अगर मैं सैलरी, तो ये हमारा एक एक्सपेंडिचर था। अगर मैं कोई इनकम की बात करूं
सपोज करो बेटा रेंट रिसीव्ड, ये आपकी एक इनकम है बेटा, रेंट रिसीव। आपको इस साल रेंट मिलना था 60,000, कितना मिलना था 60,000, क्योंकि आपका जो रेंट है वो टोटल इस फाइनेंशियल ईयर का 60,000 है। लेकिन मैं कहता हूं इसमें से 50,000 बेटा आपने क्या कर लिए हैं, रिसीव्ड कर लिए। 50,000 आपने रिसीव्ड कर लिए, और जो आपका 10,000 है वो बेटा आपका अभी अक्रूड है। क्या है, अक्रूड। अक्रूड का मतलब होता है विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अक्रूड मींस विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपका रेंट नाम का इनकम इस फाइनेंशियल ईयर में कितना है, तो आप होगे 60,000, क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस को फॉलो कर रहे हैं। तो यही अक्रूवल बेसिस हमें बताता है। ठीक है, तो मैंने 2 पॉइंट बताए। पहली चीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर है नॉमिनल अकाउंट का। दूसरा बेटा, ये अक्रूवल बेसिस पे बनाया जाता है। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, क्या पॉइंट की बात करूं, थर्ड पॉइंट की बात करूं, ओनली रिकॉर्ड्स रेवेन्यू नेचर आइटम्स। ओनली रिकॉर्ड्स रेवेन्यू नेचर आइटम्स का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है बेटा, मैंने जब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बताया था, तो मैंने कहा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर के बीच में। लेकिन ये सिर्फ रेवेन्यू नेचर की चीजों को रिकॉर्ड करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज करो बेटा आपने फर्नीचर खरीदने के लिए, किसके लिए बेटा, फर्नीचर खरीदने के लिए 50,000 रुपए पे करे। ठीक है, और दूसरी चीज, आपने सैलरी देने के लिए भी 40,000 पे करे। तो आपको पता है बेटा, ये जो 50,000 आपने खर्चा किया है और ये जो 40,000 आपने खर्चा किया है, जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे, जो कि मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब आप बनाओगे तो पेमेंट साइड पे ये दोनों चीजें आएंगी। पहला आएगा बाय फर्नीचर, कि आपने 50,000 का फर्नीचर परचेज करा, और ये भी आएगा बाय सैलरी। बाय सैलरी आगे क्या आएगा, कि आपने 40,000 सैलरी पे करी। ये दोनों चीजें आएंगी। लेकिन बेटा आपका जो ये फर्नीचर है, इसका नेचर है कैपिटल, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई भी फिक्स असेट को खरीदते वक्त होने वाला एक्सपेंडिचर कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जबकि ये डे टू डे के खर्चे हैं जो आपको ड्यूरिंग द ईयर पे करने हैं, इसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बेटा देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ने दोनों कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को भी, रेवेन्यू नेचर के भी एक्सपेंडिचर को भी रिकॉर्ड किया। लेकिन आप जब अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे, मैं इसका फॉर्मेट भी आपको इसके साथ साथ बता देता हूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये इसकी बेटा डेबिट साइड होती है, ये इसकी क्रेडिट साइड होती है। इस साइड को कहा जाता है एक्सपेंडिचर। क्या कहा जाता है, एक्सपेंडिचर। इसको एक्सपेंडिचर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है जिसमें सारे एक्सपेंडिचर को डेबिट किया जाता है और सारी की सारी इनकम्स को बेटा क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब आप एक्सपेंडिचर दिखाओगे तो सिर्फ आपका एक्सपेंडिचर साइड पे बेटा टू सैलरी आएगा। आपका जो ये फर्नीचर जो आपने खरीदा है 50,000 का, इस फर्नीचर को इस एक्सपेंडिचर साइड पे नहीं डालेंगे, क्योंकि बेटा हमने किसी इंप्लॉय से काम कराया, उसको सैलरी दे दी, देखो हमने पैसा भी दिया, उसके बदले काम भी ले लिया। लेकिन बेटा जब हम फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर का यूटिलाइजेशन एक साल के अंदर अंदर नहीं होता। फर्नीचर 2 3 4 5 साल तक चलता है। तो धीरे धीरे डेप्रीशिएशन के रूप में मुझे उस फर्नीचर को कम करना होता है। तो इसीलिए बेटा फर्नीचर आपका बैलेंस शीट का आइटम है, यह आपका बैलेंस शीट में जाता है, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाता। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो आपका रेवेन्यू नेचर के आइटम्स होते हैं, चाहे वो रेवेन्यू इनकम हो चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, उनको ही हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेटा रिकॉर्ड करता है। ठीक है, कैपिटल नेचर की ये बात नहीं करता। तो मैंने आपको 3 चीजें बता दी। फिर आप कहोगे कि सर ये तो मुझे कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह लिख रहा है। बिल्कुल बेटा, आप जब छोटे छोटे बच्चे थे
11th क्लास में आपने नए नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखे थे, तो आप एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। जैसा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था, वैसे ही आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। आप क्या करते थे, आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होता था, ट्रायल बैलेंस से आप आइटम्स को उठाते थे और उसके बाद देखते थे उसके नेचर के अकॉर्डिंग ये कहां जाएगा। जैसे ट्रायल बैलेंस में आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, या आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है, या आपका रेंट है, तो आप इसको पीएनएल की डेबिट साइड पे ले जाते थे। लेकिन बिल्डिंग मशीनरी प्लांट, ये आप कहां ले जाते थे, बैलेंस शीट की असेट साइड पे। तो यहां 12th क्लास में एनपीओ के चैप्टर पे आपको ट्रायल बैलेंस गिवन नहीं होगा, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आइटम्स को उठा उठा के या तो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है, या आपने उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है उसके नेचर के अकॉर्डिंग। अगर वो कैपिटल नेचर की चीजें हैं तो वो बैलेंस शीट में जाएंगी, अगर वो बेटा आपके रेवेन्यू नेचर की चीजें हैं तो वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगी। जैसे कि सपोज करो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने एक लोन लिया। अब जब भी हम लोन लेते हैं हमारे पास पैसा आ जाता है, तो बेटा रिसिप्ट वाला आपका रिसिप्ट साइड, ये जो रिसिप्ट साइड है ये तो इसे दिखा देगा टू बैंक लोन, क्योंकि आपके पास पैसा आया है। लेकिन बैंक लोन से अगर आपके पास पैसा आया है तो बैंक लोन इज नॉट योर इनकम, बैंक लोन इज योर लाइबिलिटी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक लोन को एज ए लाइबिलिटी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें चीजें आज हमने सीखी हैं। तो यहां पे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी कवर हो गया। ठीक है, बुला रहे हो क्या सर? हाँ जी, आ जाओ आ जाओ। कौन? चाबी देना आ जाओ। तो हमने बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी कवर कर लिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं बच्चों बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट को मैं आपको इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको सिंपल सी चीज पता है कि जो बैलेंस शीट होती है बेटा, बैलेंस शीट की राइट हैंड साइड को हम एसेट साइड कहते हैं, और इसकी जो लेफ्ट साइड होती है इसे बेटा हम लाइबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइबिलिटी कहते हैं। तो ये हमारी एसेट और ये हमारी लाइबिलिटी। एसेट में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आपका कैश का बैलेंस हो सकता है, आपका बैंक का बैलेंस हो सकता है, आपका लैंड हो सकती है, आपकी आपका फर्नीचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और अगर लाइबिलिटी की बात करें तो बेटा जैसे 11th में आप कैपिटल लिखते थे, अब उसको कैपिटल नहीं लिखते, उसको लिखते हैं कैपिटल फंड, और इसका एक नाम और है जर्नल फंड। बेटा जब भी कोई आपकी एनपीओ बेटा स्टार्ट होती है, जब भी कोई आपका एनपीओ स्टार्ट होता है तो सारे लोग पैसा मिला के उस एनपीओ में ले जाते हैं, तो उसको कैपिटल फंड कहा जाता है, क्योंकि इसका यूज फ्यूचर में किसी पर्पस के लिए करा जा सकता है जिसका नाम जर्नल फंड और कैपिटल फंड है। अब वो 11th की तरह कैपिटल नहीं आएगा, इसको कहा जाता है कैपिटल फंड या जर्नल फंड। हो सकता है कोई लोन हो, ठीक है, हो सकता है कोई बैंक ओवरड्राफ्ट हो, कुछ भी चीजें यहां पे हो सकती हैं लाइबिलिटी साइड पे। ठीक है, अब बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, लेकिन आपको दो बैलेंस शीट बनानी होती है एनपीओ में। एक बनानी होती है बेटा बिगिनिंग की,
और एक बनानी होती है आपको एंड की। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 1920 की, फाइनेंशियल ईयर 1920 जो 1 4 19 को स्टार्ट होता है और आपका 31 मार्च 20 को बेटा वो खत्म होता है। फाइनेंशियल ईयर 1920 आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 19 और ये खत्म होता है 31 मार्च 20 को। तो इसके प्रीवियस ईयर वाली बैलेंस शीट, यानी कि जो बैलेंस शीट आप 31 मार्च 19 को बनाओगे उसे कहते हैं बिगिनिंग की बैलेंस शीट, यानी कि प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट को कहा जाता है बिगिनिंग की बैलेंस शीट। और जो करंट ईयर की बैलेंस शीट है, यानी कि जो बैलेंस शीट आप 31 मार्च 20 को बनाओगे उसे कहते हैं एंड की बैलेंस शीट। ये दो बैलेंस शीट बेटा आपको बनानी होती है। और ये दो बैलेंस शीट क्यों बनानी होती है, इसका जवाब जब मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा उस वक्त पे बताऊंगा। यानी कि आपको 2 साल की बैलेंस शीट बनानी है, एक पिछले साल की और एक इस साल की, इस करंट ईयर की। ठीक है, अब मैंने ये बता दिया। अब मैं एक चीज आपको और बताता हूं बेटा, जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे, इसके पीछे लिखते हो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, ये जो डेबिट साइड है, इस डेबिट साइड में बेटा आपके सारे के सारे एक्सपेंडिचर आते हैं। डेबिट साइड पे सारे के सारे एक्सपेंडिचर, आपके बेटा क्रेडिट साइड पे सारी की सारी इनकम आती है। डेबिट साइड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड इनकम। तो बहुत सारे आपके एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। हो सकता है आपने सैलरी दे दी हो, आपने रेंट दे दिया हो, कोई आपने मैच कराया, मैच के एक्सपेंस हो गए, आपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये बहुत सारे आपके खर्चे हैं। इनकम में आपका हो सकता है, सपोज करो आपको डोनेशन आई, ठीक है, आपको कोई रिसिप्ट आई, रिसिप्ट फ्रॉम सिनेमा शो, आपने कोई सिनेमा का शो कराया, उससे आपको रिसिप्ट आ गई। और आपकी इनकम क्या हो सकती है, आपकी इनकम हो सकती है रिसिप्ट फ्रॉम सिनेमा शो। इसके अलावा और आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, रेंट फ्रॉम क्लब हॉल। आपका एक क्लब है, उसके हॉल को आपने रेंट पे दे दिया, उससे आपको इनकम आ गई। बहुत सारी ऐसी इनकम होती है। फिर अब बेटा आप क्या करते हो, आप इस क्रेडिट साइड का टोटल करते हो और आप इस डेबिट साइड का टोटल करते हो। आपका बेटा अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो वो टोटल आप दोनों साइड लिखोगे, क्योंकि आपका एक क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है। जब आपकी इनकम ज्यादा होती है और आपका एक्सपेंडिचर कम होता है तो बेटा यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कहा जाता, क्योंकि एक एनपीओ का पर्पस प्रॉफिट या लॉस कमाना नहीं होता बेटा। उसे कहते हैं हम टू सरप्लस। क्या कहा जाता है, टू सरप्लस। सरप्लस का मतलब है कि आपकी इनकम जो है ज्यादा है एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में। और अगर बेटा आपका ये डेबिट साइड ज्यादा होगा, आपका एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा होगा और आपकी इनकम साइड कम होगी, तो उस सिचुएशन में कहा जाता है बाय डेफिसिट। क्या कहा जाता है उसको, डेफिसिट कहा जाता है। तो यानी कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, तो डेफिसिट। और अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, सॉरी इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, तो उसे सरप्लस। और इस सरप्लस को और इस डेफिसिट को बेटा, जो हमने ये कैपिटल फंड लिखा है, ये कैपिटल फंड, इस कैपिटल फंड में अगर बेटा आपको सरप्लस होता है तो उसको ऐड किया जाता है। जैसे नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते थे। और अगर आपको कोई डेफिसिट होता है बेटा तो उसको कैपिटल फंड में से माइनस करा जाता है। जैसे कि आप नेट लॉस को कैपिटल में से माइनस करते थे 11th क्लास में। तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है एनपीओ का। और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
जो हम बनाते हैं, जिसमें 3 है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। और इन तीनों को बच्चे डिटेल में मैंने आपके सामने क्या कर दिया है, डिस्कस कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनो।